नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। तो एक कॉलर शो है, तो सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक कमोडिटी निवेश में दिए जाएंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल से और सचिन गुप्ता है चॉइस ब्रोकिंग से। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। बात सबसे पहले सोने और चांदी की कर लेते हैं। सोने में हालांकि अब धीरे धीरे हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन नज़र अब फेड की बैठक पर है। इस हफ्ते की बैठक किस तरह की रहती है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रहे हैं उसके बाद फेड अपना क्या स्टांस रखता है और क्या समय सीमा ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर वहाँ से संकेत मिलते हैं, ये काफ़ी अहम होगा। नवनीत जी, क्या लग रहा है सोने में यहाँ से तेजी या मंदी? आपको फेड बैठक से पहले अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या रणनीति बनाने की सलाह देंगे? गुड आफ्टरनून। लास्ट कुछ दिनों में अपने देखा कि सोने की चाल जो है थोड़ी सी सुस्त हो रखी है और एक सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं 1770 ऑन द लोअर साइड और $1800 ऑन द हायर साइड, ये रेंज में ही ट्रेडिंग हो रही है। मेरे हिसाब से बाय की रणनीति रखनी चाहिए अगले 2 दिनों में। जब तक फेड का नतीजे नहीं आता, तब चाल थोड़ी सी ऊपर की तरफ रह सकती है और हम 1810 की तरफ गोल्ड मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। डोमेस्टिक लेवल की बात करूं तो 48,100 के आसपास बाय किया जाए, 47,950 का आप स्टॉप लगाइए एंड 48,400 500 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, 48,400 के टारगेट के लिए 47,950 का स्टॉप लॉस लगा ले और जो एंट्री लेवल है वो 48,100। आप गोल्ड पर क्या सलाह देंगे सचिन? जी विश्वमोहन जी, हमारा भी व्यू जो है वो अपना बाइंग साइड पे है गोल्ड के अंदर। हमें लगता है एक बार 48,200 के आसपास से बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 48,050 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा। हायर साइड टारगेट हमें भी लगता है एक बार 48,500 तक के टारगेट जो है वो गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। महेश है हैदराबाद से, उनका सवाल है कि सोने और चांदी दोनों पर राय चाहिए इनको। नवनीत जी, सोने और चांदी दोनों पर राय चाहिए, क्या करे? ट्रेडर हैं ये। जी, मैं सोने पे भी राय और इसका मेरे हिसाब से डिप बाइंग करनी चाहिए। 48,100 150 के रेंज में बाय किया जाए। आपको स्ट्रिक्टली 47,950 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, और 48,400 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ सिल्वर में भी बाय की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। काफी दिनों से सिल्वर का मार्केट करेक्टिव मोड में था और एक स्टेबिलिटी यहाँ पर पॉज दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 60,800 60,700 के स्तर बहुत स्ट्रांग है, जो कि आपका स्टॉप लॉस लेवल हो सकता है। 61,000 के जितने नजदीक मिले बाय किया जाए। 61,700 और 62,000 तक के स्तर आपको 1 से 2 दिनों में चांदी में देखने मिल सकता है। ओके, 61,700 चांदी का टारगेट है और सोने का टारगेट है 48,400, लेकिन जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले कॉलर की। वो उन्होंने नाम तो नहीं भेजा है, लेकिन इनका सवाल है कि सिल्वर उनके पास 2 लॉट है, 63,500 रुपये के भाव पर है। सचिन, क्या सलाह देंगे इनको? 63,200 पे इनके पास 2 लॉट है चांदी के, क्या करना चाहिए इनको? ये पोजीशन को उनको बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। इवन इन केस अगर ये एवरेज कर सकते हैं तो 61,000 के आसपास या 60,900 के आसपास भी सिल्वर मिलता है, तो वहां से एक बार और एवरेज कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को। डाउन साइड में 60,500 के बिलो का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा और हायर साइड पोटेंशियल हमें लगता है एक बार 62,500 और 63,000 तक के भी लेवल्स जो है वो सिल्वर में एक्सपेक्टेड है, तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये भी हुआ गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चलिए इसके बाद अब क्रूड की बात कर लेते हैं, जहां पर पिछले हफ्ते अच्छी तेजी दिखी थी। 7 हफ्ते की वीकनेस के बाद पिछले हफ्ते करीब करीब 8% की मजबूती दोनों ही इंडेक्स में, WTI और ब्रेंट क्रूड में देखने को मिला। और देखिए 5,440 के ऊपर में MCX क्रूड है। नवनीत जी, क्या लग रहा है इस करेंट लेवल पे क्रूड में क्या करना चाहिए? भाई, क्रूड के प्राइसेस मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर $72 के आसपास जो है थोड़ा सा थकान सा क्रूड के प्राइस में देखने मिल सकता है। मेरे हिसाब से 5485 550 के आसपास मिले तो सेल किया जाए। आप 5540 का स्टॉप लगाइए एंड 5350 5365 तक के टारगेट अगले 2-3 सेशन में देखने मिल सकते हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है। जो आपको लेवल बताए गए हैं 5,485 पे आपको सेल करना है। नीचे का टारगेट है 5,365 का। स्टॉप लॉस लगा लेना है 5540, 5,540 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। सचिन, आप क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है कि क्रूड में भी क्या करना चाहिए? सर बिल्कुल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हमने लास्ट वीक में 8% का अपसाइड मोमेंटम देखा है। उसके बाद में कुछ एग्जेक्शन प्राइस के अंदर डेफिनेटली नजर आएगा।
तो हायर साइड से सेल की रणनीति अपनानी चाहिए। 5520 के आसपास प्राइस मिलते हैं तो शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जरूर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, अराउंड 5600 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लेना रहेगा। और डाउन साइड टारगेट हमें वापस से लगता है एक बार 5400 एंड 5350 तक के टारगेट जो है वो क्रूड में देखने को मिल सकता है। तो ये व्यू है क्रूड में। दोनों ही जानकारों को लगता है कि ऊपर में आपको बेचना चाहिए, जब भी तेज़ी पे ऊपर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के साथ आप काम कर सकते हैं अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। चलिए अगले कॉलर है विवेक कुमार, है नवीनगर से। इनका सवाल है कि क्या करंट लेवल पर गोल्ड हम ले सकते हैं क्या? नवनीत जी, करंट लेवल पे आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं क्या गोल्ड में? जी, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऊपर का भाव देखने मिल रहा है ऑलरेडी गोल्ड में, और 101 रुपए के आसपास का करेक्शन आ सकता है। हेलो, हाँ, तो स्पार्किंग सर 48,262 रुपये, 48,262 अभी करंट प्राइस है। करंट लेवल पे क्या या एंट्री करें ये? मेरे हिसाब से 4180 के आसपास की एंट्री ज्यादा बेहतर है। 100-125 रुपए का करेक्शन आ सकता है सेकंड हाफ ऑफ द डे में, तो वहां पर एंट्री करना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है एंट्री के लिए, तो एक डिप का जरूर वेट करना चाहिए। ओके, तो यानी आपकी 100 रुपये नीचे आने दीजिए तब आप एंट्री करिए, ये सलाह है विवेक जी का। सचिन, आप क्या सलाह देंगे? क्या 48,260 के लेवल पे जो करंट भाव है अभी चल रहा है, यहाँ पर आप खरीदने या बेचने की सलाह दे रहे हैं? सर हमारा एंट्री लेवल 48,200 है, ऑल्दो प्राइस से करीब 60 रुपीज ऊपर चल रहा है। तो अगर ये एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली करंट मार्केट से भी एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेके काम किया जा सकता है। 48,050 के स्टॉप लॉस के साथ में हायर साइड पोटेंशियल 48,500 तक के लिए लग रहा है। ओके, तो ये व्यू है कि आपको नीचे आने दीजिए थोड़ा सा, फिर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपके लिए बेहतर ट्रेड होगा। 48,200 पे सचिन दे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए 48,500 के टारगेट के लिए। चलिए कुछ और सवाल ले, उससे पहले नेचुरल गैस की चाल पर नज़र डाल ले, जहाँ पे आज तेज़ी है, करीब करीब 2% की मजबूती दिख रही है। हाँ, पिछले एक महीने में जिस तरह के गिरावट वापस से नेचुरल गैस में लौटी, उसके बाद से अब धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है। और अब देखिए इस हफ्ते में करीब 9% की मजबूती MCX के नेचुरल गैस के काउंटर पर आ चुका है और 303 रुपये 50 पैसे पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। नवनीत जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में आपको? यहाँ से और तेज़ी आपको बाकी लग रही है? विंटर जैसे जैसे शुरू होंगे, सर्दियाँ बढ़ेंगी यूएस वगैरह में, तो क्या मांग में वापस से तेज़ी आएगी? क्योंकि यूरोप में भी गैस के दाम वापस से बढ़ने शुरू हो गए हैं। हमने बहुत गहरा करेक्शन देखा नेचुरल गैस प्राइसेस में, ऊपर के लेवल से करीब 50% के आसपास का करेक्शन प्राइसेस में देखने मिल चुका है। और लास्ट 2-3 दिनों में करीब 8 से 8% के आसपास की तेजी भी प्राइसेस में देखने मिली है। मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट में बाय किया जाए, डेफिनेटली यहाँ से तेजी का माहौल बनता है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड तेजी करने लायक बन गया है, बट जो चाल है नेचुरल गैस की बहुत ज्यादा शार्प और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है। रोज आपको 3 से 5% के आसपास की वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। तो जो वीक हैंड्स है या जो नए प्लेयर्स है मार्केट में, उनको एक काउंटर अवॉइड करना चाहिए। जो एक्सपीरियंस्ड जो नेचुरल गैस में ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए डिप बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, आप नेचुरल गैस को लेकर क्या सलाह देंगे? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह होगी आपकी तरफ से सचिन? इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो हमें लगता है एक बार शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट हो सकती है अराउंड 304 305 के आसपास से। तो शॉर्ट पोजीशंस बना के काम किया जा सकता है फॉर द इंट्राडे पर्पस। 310 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लेना रहेगा और 290 के टारगेट जो है वो नेचुरल गैस में देख सकते हैं। हमें लगता है 315 रुपए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 315 रुपए के लेवल्स जब तक नेचुरल गैस में ब्रेक नहीं होते हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तब तक नेचुरल गैस के अंदर बहुत बड़ी तेजी हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। चलिए अब कुछ बेस मेटल्स के काउंटर्स पर देख लेते हैं, हालांकि मिक्स ट्रेड है। निकेल का ऑप्शंस भी आज से शुरू हुआ है, क्या लग रहा है आपको? निकेल में अगर किसी को ट्रेड करना है तो आप क्या सलाह देंगे? क्या फ्यूचर्स के जरिए, ऑप्शंस के जरिए? क्योंकि ऑप्शंस में भी वॉल्यूम वगैरह अच्छे दिख रहे हैं पहले ही दिन। नवनीत जी। वेल, डेफिनेटली में अच्छा पिकअप देखने मिल रहा है, और मेरे हिसाब से ऑप्शन का मार्केट जिस तरह से क्रूड में अच्छा पेनिट्रेशन देखने मिला है, उसी तरह निकल में भी भविष्य में अच्छा पेनिट्रेशन देखने मिलेगा। बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से अभी भी उतना डेप्थ नहीं आया है जो एक नेचुरल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जरूरत है। तो फिलहाल आज की स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो फ्यूचर्स के ऊपर रहेगी। अब मैं 1550 1548 के आसपास बाय की रिकमेंडेशन देता हूँ। 1535 का आप स्टॉप लगाइए, 1570 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है निकेल को लेकर। निकेल में अभी फ्यूचर्स में ट्रेड की सलाह है 1548 रुपये पे, और 1535 रुपये का स्टॉप लॉस लगाए 1570 के टारगेट के लिए। चलिए कुछ अब खाने के तेल के काउंटर पर नज़र डाल लेते हैं, जहां पर काफ़ी एक्शन दिख रहा है और कई सारी ऐसी खबरें हैं जो एडिबल ऑयल मार्केट को लेकर आ रही है। एक खबर तो अब ये है कि थोक में भाव
पिछले एक महीने में 10% तक घट गए हैं। ये सी की रिपोर्ट है, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन की नई रिपोर्ट आई है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि थोक में भाव और सभी खाने के तेलों के, चाहे वो मूंगफली तेल हो, सोया तेल हो, सूरजमुखी तेल, सरसों तेल, आरबीडी, सब जगह 8 से 10% दाम घट गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए संदीप बजोरिया जी हैं, जो सनविन ग्रुप के सीईओ है। सर, क्या लग रहा है, थोक में तो दाम घटते दिख रहे हैं, क्या रिटेल में अभी तक तो बहुत ज़्यादा कमी आनी शुरू नहीं हुई है? देखिए जनाब, वो ट्रांजिशन टाइम होता है। थोक में जो बाजार घटता है तो उसका ट्रांजिशन आने को 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, और जब बढ़ता है उसकी तो रिटेल में भाव बढ़ने को भी टाइम लगता है। तो एक टाइम लैग होता है बिजनेस होलसेल और रिटेल के बीच में। तो वो टाइम लैग के साथ में ये घटना आपको दिखेगा, विजिबल होएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कीमतें हमारे यहाँ अगस्त में थी और वो अभी दिसंबर में है, वो 10% कम है उस कीमतों से। और आगे जाके भी आप देखोगे तो आज के जो दिसंबर के इंटरनेशनल प्राइसेस है, जैसे क्रूड पाम ऑयल का $1380 का प्राइस है, तो मार्च का वो प्राइस है, आप समझ लीजिए $1270 का। तो $110 कम कोटेशन है। सोयाबीन ऑयल की कीमत जो अभी $1390 $95 की कीमत है दिसंबर की, वो मार्च में देख रहे हैं तो $1280 की कीमत है, वो भी $110 कम है। सो $110 का कमी का मतलब ये हो गया कि करीबन आप ₹9 किलो और मार्केट गिरेगा। अभी जो कीमत है उससे, दिसंबर में जो कीमत है उससे मार्च में हमें ₹9 किलो पाम और सोया का कीमत और कम मिलेगा। तो कंज्यूमर के लिए राहत का समय है, और हमें भी खुशी है कि कंज्यूमर को रीजनेबल रेट में ऑयल मिलेगा। क्वांटिटी का तो कोई इशू था ही नहीं, क्वांटिटी तो जितनी चाहिए उतनी मिल रही थी, और बल्कि उससे कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारी रिफाइनरीज का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। तो एज इंडस्ट्री, एज अ ट्रेड, वी आर हैप्पी। ओके, मतलब कंज्यूमर को आने वाले समय में और सस्ते मिलेंगे। थोक में भाव कम हुए तो डेफिनेटली धीरे धीरे पास ऑन होंगे और ग्राहकों को भी सस्ते मिलेंगे। सर, लेकिन मस्टर्ड को लेके प्राइसेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि बुआई के जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग हैं, क्योंकि रिकॉर्ड बुआई की खबर आ रही है। 78 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जो रिकॉर्ड है, जो पिछले साल के मुकाबले लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छी बुआई, 30% तक ज़्यादा बुआई की उम्मीद है। तो आपको क्या लग रहा है, मस्टर्ड में गिरावट आएगा डोमेस्टिक मार्केट में? जरूर आएगा। मस्टर्ड में ऊपर में हमने ₹185 का भाव देखा था, वो भी 160-165 का भाव चल रहा है, और मार्च के आते आते ही 160-165 आपको 135 में मिलेगा। तो मस्टर्ड में भी कंज्यूमर को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और बड़ा क्रॉप है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो किसान भी खुश रहेगा, इंडस्ट्री को भी प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल मिलेगा, और कंज्यूमर को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। सो जहां तक एडिबल ऑयल का सवाल है, पाम और सोया में अभी जो कीमत है उससे 9 से 10 रुपए किलो और कम हो जाएगी मार्च तक, और सरसों में तो 30 रुपए किलो और कम हो जाएगी अभी से मार्च तक। ओके, ये समझ के आप चलिए। ओके सर, एक और सवाल आपसे ये होगा, जो अभी इंपोर्ट के जो नए आंकड़े आए हैं उसमें ओवरऑल जो वेजिटेबल वाला उसका इंपोर्ट तो बढ़ा है, लेकिन पाम तेल का जो अक्टूबर के मुकाबले काफ़ी कम हो गया है पाम तेल का इंपोर्ट, लेकिन सोया तेल इंपोर्ट दोगुना हो गया। तो क्या इंपोर्ट बिल आगे भी बढ़ने ही वाले हैं, या अभी इंपोर्ट ड्यूटी में जो कमी है उस वजह से फिलहाल कुछ समय के लिए इंपोर्ट ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी और बाद में फिर कम हो जाएंगे? नहीं, इंपोर्ट तो नीड के हिसाब से आता ही रहता है। पाम का इंपोर्ट इसलिए कम हुआ था बिकॉज ठंडी का समय होता है जिसमें पाम थोड़ा सा जम जाता है, तो पाम का कंजम्पशन घट जाता है, और इसीलिए पाम का कम हुआ, उससे ज्यादा सोया का इंपोर्ट हो गया। सो वो तो एक ऑयल दूसरे को थोड़ा बहुत रिप्लेस कर देता है। दूसरी बात है, कीमतों का भी सवाल था कि पाम ऑयल और सोया ऑयल की कीमतें बहुत एक दूसरे के पास चल रही थी। $30-40 का फर्क था। जनरली जो $100-125 पाम सस्ता होना चाहिए था, तो पाम सिर्फ $30-40 सस्ता था। उस कारण से पाम को इम्पोर्ट कम हुआ, सोयाबीन का इम्पोर्ट बढ़ गया। सो ओवरऑल वेजिटेबल ऑयल के अराइवल में और अवेलेबिलिटी में हमें कोई इशू नहीं है। 11 लाख टन से 11-12 लाख टन का इम्पोर्ट हर महीने हमारे यहाँ आ रहा है। सालाना इम्पोर्ट हमारे यहाँ समझ के चलिए, ये जो ऑयल ईयर है 1 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2022, ये ऑयल ईयर में हमारा इम्पोर्ट करीबन आप समझिए 140 लाख टन तक पहुंच जाएगा। और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, बिकॉज सरसों की फसल अच्छी है, और आपने राइटफुली कहा कि बुआई 25% 28% बेटर है, क्रॉप ईल्ड का देखते हैं भी कैसा आगे रहता है। फिर भी लास्ट ईयर 80 लाख की क्रॉप थी, तो आने वाले समय में हमें लगा 90 से 95-98 तक आ सकती है क्रॉप। तो डोमेस्टिक सप्लाई हमारी जो 80-82 लाख टन हुआ करती थी, वो पहुंच के आप समझ के चलिए करीबन 88 से 90 लाख टन तक पहुंच सकती है, और इम्पोर्ट हमारा करीबन 138 से 40 लाख टन हो जाएगा। तो हमारे यहाँ टोटल मिला के
35 से 38 लाख टन की सप्लाई बनेगी और वो ओके। बहुत अच्छी सप्लाई है। और अभी कोरोना थोड़ा फ्री हो गया है और लोग का कंजम्पशन बढ़ गया है, बाहर जाने लग गए हैं, होटल हलवाई में और ट्रैवलिंग में लोग जा रहे हैं, तो इसलिए ऑयल का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि अभी ये करंट ऑयल ईयर में 238-40 का सप्लाई रहेगा और डिमांड भी जो है वो 235 से 40 के बीच में रहेगी। ओके, तो ये भी है। सर एक आखिरी सवाल, चीन अब इनके साथ बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग के जरिए उस तरह के प्लांट लगाने की बात हो रही है, क्रूड पाम तेल को लेकर मलेशिया के साथ करार हुआ है चाइना का, तो क्या इससे पाम तेल को ये खबर कितना सपोर्टिव होगा पाम तेल मार्केट के लिए? देखिए, ये तो बायोफ्यूल अभी वर्ल्ड में वेज ऑयल में बायोफ्यूल बनाना, जैसे ब्राजील में, अर्जेंटीना में, अमेरिका में सोयाबीन का बायोडीजल बना रहे हैं, या मलेशिया इंडोनेशिया में पाम का बायोडीजल बना रहे हैं। ये भी खबर आ रही है कि ये एटीएफ वगैरह के लिए भी बनाएंगे ये, और एयर टरबाइन फ्यूल भी बनाएंगे उसके जरिए। हाँ, वो तो अभी सभी चीज में यूज होगा ना। देखिए, वो तो गाड़ियों में भी यूज होगा, पावर प्लांट्स में भी यूज होगा, बर्निंग में भी यूज होगा, एयरक्राफ्ट में भी यूज होगा। अभी एक इनिशिएटिव वर्ल्ड ओवर आ गया है, तो बायोफ्यूल का एक फैशन आ गया है, तो उस कारण से ये सब चीजों में यूज होगा। और वर्ल्ड का 30% वेजिटेबल ऑयल जो है, आप समझिए करीबन वर्ल्ड का प्रोडक्शन जो है तेल का, वो आप समझ के चलिए करीबन 250 मिलियन टन का है। जी जी। और उसमें से 50 मिलियन टन मतलब 20% जो है वो बायोफ्यूल में जा रहा है। जी जी। बायोडीजल में, बायोफ्यूल में जा रहा है। सो ये बहुत बड़ा मात्रा है जो इसमें जा रही है। ये सब रिवोल्यूशन 2007-8 से शुरू हुई थी और हर साल ये बढ़ते गया है और अभी 50 मिलियन टन इसमें जा रहा है। तो ये एक चलना है। अभी इसमें फूड वर्सेस फ्यूल एक बड़ी डिबेट है कि भाई इसके होने से कीमतें ऊंची रहती है और कीमतें ऊंची रहने से जो गरीब देश है उनको तेल ऊंचे भाव में मिलता है। अब ये बहुत बड़ी वर्ल्ड ओवर डिबेट है कि फूड वर्सेस फ्यूल, कि भाई फूड के खाने वाली चीज आप फ्यूल में कितनी डालते हो। तो लेकिन बड़े जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है और उनके यहाँ जहाँ सरप्लसेस है, वो अपने फार्मर्स को, अपने प्लांटेशंस को हेल्प करने के लिए ये पॉलिसी ला रहे हैं और अपने आप को ग्रीन इनिशिएटिव की गवर्नमेंट दिखाने के लिए भी ये पॉलिसी ला रहे हैं। अब इंडिया जैसा कंट्री है, इंडिया में सरप्लस शुगर का है, तो हम भी शुगर से इस्तेमाल बना रहे हैं। हमारी एक्स्ट्रा शुगर एब्जॉर्ब हो जाए 6 मिलियन टन की जो हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है या सस्ते भाव में सब्सिडी करके। बिल्कुल सर, बीजिंग ओलंपिक भी है, तो बीजिंग ओलंपिक की वो देखते हुए भी वो लोग ग्रीन फ्यूल की तरफ भी फोकस हो सकता है कर रहे हों, और कई सारे मेटल स्मेल्टर्स पर भी वहाँ पाबंदियाँ लगाई जा रही, तो कैसे वहाँ पे एमिशंस नॉर्म वगैरह वहाँ पे सख्त किए जा रहे हैं, तो ये सब वजह हैं, इस वजह से भी खबरें इस तरह की आ रही है। शुक्रिया बजोरिया जी, आपने एडिबल ऑयल के तमाम मार्केट के पूरे डिटेल्स बताए और साथ ही पाम तेल से लेकर सोया तेल और मस्टर्ड का भी आउटलुक बताया। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कॉटन और कॉटन केक को लेकर, जहां भी कॉटन वहां भी काफ़ी खबरें आ रही हैं। हमारे साथ एकोशिया के सुधीर अग्रवाल जी हमारे साथ है। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर कॉटन का आउटलुक आपको यहाँ से क्या दिख रहा है? नमस्कार। कॉटन शुरुआत से इस साल क्या हुआ, कॉटन की फसल पहले तो 9% कमजोर हुई, 9% बिजाई कमजोर हुई। उसके बाद बारिश ने बहुत भयंकर नुकसान किया। उसके बाद पिंक फॉग में नुकसान किया। जो हमको उम्मीद थी कि इस साल 350 लाख गांठ क्रॉप हो जाएगी, उसकी अपेक्षा अपने को इस साल बहुत ज्यादा कॉटन करीब 20 से 25% खराब हो गई। उसके कारण एक तो दूसरी बात, कपास के भाव भी काफी ऊंचे हैं। पिछले साल 5,5500 रुपए के भाव थे, इस साल 8 से 8,500 रुपए के भाव हो गए। तो उसके कारण सप्लाई बहुत कमजोर हो गई। खड़ी के भाव भी पिछले साल 2,200 रुपए थे, इस साल 3,200 रुपए हो गए। आज कॉटन के अंदर बहुत ज्यादा टाइट सप्लाई चल रही है। इंडस्ट्री बिल्कुल भी चल नहीं पा रही है, चाहे कॉटन इंडस्ट्रीज हो या ऑयल मिल हो, सभी बिल्कुल भी बैठे हुए, डिस्पैरिटी हो गई। इसके कारण कॉटन का क्रॉप तो बहुत कमजोर रहेगा और कॉटन का बाजार आगे पीछे अच्छा ही रहेगा। ओके सर, जो खबर आ रही है चाइना के एक रीजन पर यूएस बैन लगाने की तैयारी कर रहा है, जो चाइना के 84% कॉटन का उत्पादन वहीं से होता है, तो इस खबर का कितना इम्पैक्ट होगा? क्या आने वाले समय में कॉटन के दाम बढ़ सकते हैं क्या, अगर चीन से अगर सप्लाई घटती है तो? इंडिया की डिमांड तो वैसे भी, एक्सपोर्ट की डिमांड काफी बनी हुई है और इंडिया के पास स्टॉक भी काफी, इस बार स्टॉक भी रुई का काफी कम है, ना के बराबर है। तो इसमें आगे पीछे काफी अच्छा, और किसान भी चाहता है कि उसके भाव 8,000 रुपए चल रहे तो 10,000 रुपए हो जाए। किसान के ग्रुप में भी ये चल रहा है, तो आगे पीछे इस चीज का असर बहुत पड़ेगा और आगे पीछे कॉटन के दाम काफी अच्छे बढ़ जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। सर अराइवल को लेकर, जिस तरह से अराइवल में तेजी आई है और भाव हालांकि अभी भी काफी ज्यादा है, तो एक्सपोर्ट तो अभी फिलहाल नहीं लग रहा है कि एक्सपोर्ट होने वाला है, तो ऐसे में क्या
डोमेस्टिक मार्केट के प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आएंगे अगर एक्सपोर्ट कम होंगे तो? नहीं, एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है ना। एक्चुअल में डोमेस्टिक प्राइस के काम अभी 75 दिन हो गए अपने को फसल आने को, पर अभी इतनी अराइवल बढ़ी नहीं, क्योंकि जो पिंक और बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान होने की वजह से अब इसमें उम्मीद भी कम है। पिछले साल इस समय 3.25 लाख गार्ड पर डे आ रही थी, जिससे कि अभी तक 2.25 लाख आ रही है, मतलब 1 लाख गार्ड का पर डे का नुकसान हो रहा है पिछले साल के मुकाबले। इसलिए आगे इससे बढ़ने की संभावना बहुत कम है। लोगों को लगता है कि 75 दिन हो गए, आगे बढ़ेगी, पर हमें ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ये टाइम जो 2.5 महीने का टाइम होता है काफी पीक रहता है, इसलिए आवक बढ़ने का चांस बहुत कम है, क्योंकि किसानों के पास भी माल नहीं है। किसानों ने भी अपना माल जो कपास को उखाड़ के, जैसे नॉर्थ में लोगों ने सरसों बो दी या गेहूं चना बो दिया, तो इस टाइप की सभी दूसरे, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, आंध्र में भी नुकसान बहुत ज्यादा है, एमपी में नुकसान है, महाराष्ट्र में नुकसान है, गुजरात में नुकसान है। अगर अपन पूरा देखें तो इसमें आवक बढ़ने के चांस बहुत कम है, चाहे कपास खली हो, तेल हो और या रुई हो, सभी में आगे दाम बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके सर, आपके लिए एक सवाल भी आया, सुरेंद्र नाथ श्री गंगानगर से पूछ रहे हैं कि कॉटन का भाव आगे कैसा रह सकता है? सुधीर, कॉटन का चाहे खली हो, कपास हो, तेल हो, सभी में बाजार अच्छी तेजी रहेगी, क्योंकि कॉटन और एक जी कॉटन का वो समझ गए कि भाव में आगे तेजी रहने की उम्मीद है। दीप है, ट्रेडर है, ये कॉटन केक का भविष्य कैसा लग रहा है, जानना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे कॉटन केक अभी पिछले साल देखा जाए तो 2200 रुपए कुंटल का भाव था। इस समय आज की तारीख में 3000 से 3400 रुपए कुंटल का भाव चल रहा है, और आगे भी इसमें भविष्य अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इस साल स्टॉक बहुत कम है, इसलिए बाजार अच्छा ही रहेगा, सप्लाई बहुत टाइट है। ओके, शुक्रिया सुधीर अग्रवाल जी। आपने कॉटन और कॉटन केक के मार्केट पे ग्राउंड के क्या हालात है और आगे किस तरह भाव रहेंगे पूरा बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों के सवालों के जवाब ले लेते हैं। एक और कॉल चांदी पे आ रहा है। चांदी राजेश है महाराष्ट्र से, इनके पास 30 लॉट चांदी है, 61,755 रुपए के भाव पर इन्होंने लॉन्ग कर रखी पोजीशन। नवनीत जी क्या करे, काफी हेवी पोजीशन है राजेश जी की, 30 लॉट चांदी है इनके पास। राजेश जी ने काफी अच्छा नुकसान देखा है और लास्ट 1-2 दिनों में राहत देखने मिल रही है। मेरे हिसाब से आज 1-2 दिनों में इनके भाव के ऊपर चांदी चले जानी चाहिए और 62,200 तक के भी स्तर इनको देखने मिल सकते हैं, तो अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखिए, होल्ड करिए। राजेश जी के लिए अच्छी खबर है कि आपके भाव के ऊपर 1-2 दिनों में चांदी जाएगी, आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। चलिए अगले कॉलर का जो सवाल है वो है विनय है यूपी से। क्रूड में करंट लेवल पर क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे सचिन इनको, विनय को? सर करंट लेवल पे तो रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं लग रहे हैं। हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। कोई भी पुल बैक अगर मिलता है 54.70 54.50 तक भी, तो वहां से एक बार शॉर्ट पोजीशन से इनिशिएट करना चाहिए। डाउनसाइड टारगेट 5300 इंट्राडे के लिए एक्सपेक्टेड है। ओके, एक अमरावती से अमोल है, हालांकि ये इक्विटी ट्रेडर हैं, लेकिन ये जानना चाह रहे थी ये एल्युमिनियम का आउटलुक क्या दिख रहा है, क्योंकि इनके पास एल्युमिनियम कंपनी के स्टॉक है इनके पास। नवनीत जी, एल्युमिनियम का स्टॉक क्या लग रहा है आपको? एल्यूमिनियम काफी दिनों से कंसोलिडेशन जोन में है और मुझे लगता है कि पिछले साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कमोडिटीज एल्यूमिनियम थी। आगे के भविष्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम टॉप से करीब 22 से 23% करेक्ट हो चुकी है और एज वी एंटर 2022 फर्स्ट क्वार्टर वापस इसमें अच्छा तेजी का रुझान आना चाहिए, जहाँ पे चाइनीज प्रोडक्शन डाउन है और बाकी सारे फैक्टर्स भी थोड़े से फेवरेबल है। तो मेरे हिसाब से बाय करके रखना चाहिए। आने वाले समय में आपको यहाँ से 5 से 7% की इंक्रीमेंटल गेन देखने मिल सकता है। ओके, यानी कम सप्लाई का फायदा मिलेगा, वो प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, तो यहाँ से 5 से 10% की तेजी एल्युमिनियम में दिख रही है। सचिन, बेस मेटल्स में कोई और काउंटर जहां आपको लग रहा है कि आज शाम के बचे हुए जो 6-7 घंटे हैं वहां पर ट्रेड के मौके दिख रहे हैं? हमें लगता है जिंक के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकती है। अराउंड 279-279.10 के आसपास मिलता है, तो वहां से बाय इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। 277 का एक स्टॉप लॉस। हायर साइड में हमें लगता है 281-282 तक के टारगेट्स जो है वो जिंक में देखने को मिल सकता है। 282 के टारगेट आपको जिंक में दिख सकते हैं, तो जिंक में इनकी बाइंग की सलाह है। नवनीत जी, आखिरी सवाल, बेस मेटल्स में कोई टॉप पिक आपकी तरफ से एल्युमिनियम के अलावा? मेरे हिसाब से बेस मेटल में टॉप पिक निकल रहेगी। निकल आप पे बाय करिए 1548-1550 के आसपास। 1535 का स्टॉप लगाइए, 1570 प्लस के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 48 पे आप खरीदे, 1570 का टारगेट यहाँ पर दिख सकता है। शुक्रिया नवनीत जी आपका, सचिन आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए।
तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 हाउस स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए मनी मंत्र। नमस्कार।